अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। और हज 2026 के जो एप्लीकेशंस हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ख़ास बातें जो आप सबको समझना ज़रूरी है, जिसके बाद ही जो है आप एप्लीकेशन करें तो बेहतर रहेगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हज पॉलिसी क्या है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, न्यू पिलग्रिम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, और उसके बाद जो मेरी तीसरी वीडियो रहेगी उस पे हम बात करने वाले हैं कि हज एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, और इसके साथ साथ कवर नंबर कब तक आएगा या क्या कुछ है, ये सब चीज़ जो है मैं आने वाले तीसरे वीडियो में इस चीज़ को मैं देखूंगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे हज पॉलिसी के बारे में। इसके लिए आइए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट पे। ये हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट है hajcommittee.gov.in, और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं हज एप्लीकेशन फॉर्म। और इसमें यहाँ पर आप जो है देखेंगे कि स्टार्टेड ऑन 7 जुलाई 2025, और लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 31 जुलाई 2025 बताया जा रहा है। और इसके दरमियान जो है आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी एप्लीकेशन को कर ले। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हज एप्लीकेशन फॉर्म या हज की जो पॉलिसी है 2026, ये पॉलिसी आखिर है क्या। सबसे पहले ये जो पहला पेज आपको दिख रहा है ये ऑफिस मेमोरेंडम है। ये सभी स्टेट हज कमिटीज़ और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए सीईओ की तरफ से है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये हमारा जो पॉलिसी है ये स्टार्ट होता है। ये पॉलिसी 10 पेजेस का है और इनमें कुछ कुछ बारीक पॉइंट्स है। नॉर्मली 2025 में जो पॉलिसीज थी लगभग वही है, लेकिन इस साल कुछ एक जो है चेंजेस है। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज डिवीजन ऑफ स्टेट ऑफ हज सीट्स बिटवीन हज कमेटी ऑफ इंडिया एंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स। हर साल हमने ये देखा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को सऊदी हुकूमत जो भी सीट अलॉट करती है उसका एक रेशियो जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया रखती है, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स या हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को दिया जाता है। इसमें ये क्लियरली बताया गया, लास्ट ईयर भी यही था। 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास में थी और 30% का जो कोटा है वो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स को दिया गया था। दूसरा पॉइंट, वंस इन अ लाइफ टाइम हज थ्रू हज कमेटी ऑफ इंडिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया की पॉलिसी में ये क्लियरली बोला गया है, पहले भी बोला जाता था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से वंस इन अ लाइफ टाइम ही हज करना अलाउड है। आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से सिर्फ एक ही बार जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ अ फ्रेश या इन एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ कंपेनियनशिप। आप किसी के कंपेनियन बन रहे हैं या किसी का महरम बन के जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया से सिर्फ एक ही बार हज पे जा सकते हैं। इसके बाद हज सुविधा ऐप। हज सुविधा ऐप 2024 में जो है वो लॉन्च की गई थी। 2024 में उसने काम तो किया था, लेकिन 2025 में एक अच्छे एक्सटेंट तक हज सुविधा ऐप से काम लिया गया, और ये 2026 है। बोला जा रहा है कि इस साल जो है जैसे लास्ट ईयर एप्लीकेशन भी हज सुविधा ऐप से किया गया था, वैसे इस साल भी हज सुविधा ऐप से एप्लीकेशन किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जो शेयर किया गया है वो है स्पेशल हज सुविधा स्मार्ट रिस्ट बैंड जो है वो दिया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है जैसे इस साल लगेज में RFID वाली जो टैग है वो लगाई गई थी, उसी तरह बताई ये जा रही है कि हज सुविधा ऐप का रिस्ट बैंड जो है वो सभी हज पिलग्रिम्स के हाथों में लगा दिया जाएगा, जिससे उस रिस्ट बैंड की जो फीचर्स है वो फीचर्स यहाँ मेंशन है कि लोकेशन ट्रैक करने में मदद होगी, पेडोमीटर के लिए मदद होगी, SOS के लिए मदद होगी, और किबला कंपास जो है उसको भी वहाँ से आप देख पाएंगे। साथ ही साथ ट्रैकिंग पर्सनल हेल्थ पैरामीटर्स, किसी भी हाजी का अगर हेल्थ इशू हो रहा है तो वो भी वहाँ पर पता चलेगा, ऐसा बताया गया है। इंशाल्लाह इस पे काम किया जाएगा या इस चीज़ को अपडेट किया जाएगा। इसके बाद आ जाइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म्स। हज एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अब अवेलेबल हो चुकी, क्योंकि 7 जुलाई से शुरू हो चुकी थी और आज जो है 14 जुलाई है।
इसके बाद है एलिजिबिलिटी फॉर हज। हज की एलिजिबिलिटीज़ में आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स लगाए गए हैं। ये टर्म्स ऐसे टर्म्स है जो अगर किसी हाजी में, ये पॉइंट्स अगर किसी हाजी में या किसी भी एप्लीकेंट में दिखता है तो उनको जाने नहीं दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट है पर्सन नॉट इन पोजीशन ऑफ मशीन रीडेबल पासपोर्ट। अगर किसी भी एप्लीकेंट के पास में मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं है तो उनको जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक। सेकंड पॉइंट है बैन ऑन रिपीटर्स। कोई भी हाजी या कोई भी एप्लीकेंट ऐसा जिन्होंने पहले हज किया हुआ है, चाहे कभी भी किया हो, वो अगर अभी वापस से दोबारा से हज करने जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ कंपेनियन। आपके घर से कोई सीनियर सिटीजन है, वो जाना चाहते हैं लेकिन उनको एकम्पनी करने के लिए घर में और कोई नहीं है तो आप जा रहे हैं, इन दैट केस। या फिर आपके घर से कोई लेडीज़ जा रही है और आप उनके महरम बन के जा रहे हैं, ओनली एक्सेप्ट टू केसेस। इन दो केसेस के अलावा आप कैसे भी करके जो है रिपीटर नहीं बन सकते, आप वापस से हज नहीं कर सकते। इन केस अगर आप ऐसा करते हैं चोरी छिपे, आपका नाम पता नहीं चलता है, आपको मालूम है आपने हज किया था और फिर से आपने जो है अगर एप्लीकेशन किया, इन केस तो होगा ये कि जब भी हज कमेटी ऑफ इंडिया को पता चलेगी तो चाहे आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं या 3 इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं या 1 इंस्टॉलमेंट दिया है, आपका एप्लीकेशन भी कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ जो अमाउंट आपने जमा किया था वो अमाउंट जब्त हो जाएगा, वो अमाउंट आपको वापस से नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आइए अगले पॉइंट में, दोज विच सीवियर मेडिकल कंडीशंस। ऐसे एप्लीकेंट्स जिनका जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, मतलब टर्मिनल कैंसर, एकदम लास्ट स्टेज। इसके बाद एडवांस्ड कार्डियक या रेस्पिरेटरी और लिवर और किडनी डिजीजेस। तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, अगर उनमें कोई सीरियस इशू आ चुका है तो ऐसी केस में जो है हाजियों को या एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि लेडीज आर नॉट अकम्पेनिड बाय शरिया महरम एक्सेप्ट लेडीज कवर एट क्लॉज नंबर 6। तो क्लॉज नंबर 6 अभी हम पढ़ेंगे तो मैं उसको दिखाऊंगा। इसके बाद बोलते हैं लेडीज इन द एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। कोई भी ऐसी लेडी जो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है उनको भी जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ये जो है क्लॉज लास्ट ईयर लगा था सिलेक्शन के बाद 2025 में कि अचानक से 12 साल और उससे कम के जितने भी बच्चे थे उनके एप्लीकेशंस को कैंसिल किया गया। इस साल एप्लीकेशन से पहले ये चीज़ बता दी गई है कि 12 या उससे कम के जो भी बच्चे हैं वो ना जाएं, बेहतर है, क्योंकि उनका वो एप्लीकेशन ना करें, बेहतर है, क्योंकि उनको नहीं जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद एनी पर्सन अगेंस्ट हुम कोर्ट इज़ प्रोहिबिटिंग ऑर्डर्स। अगर कोई ऐसा बंदा है जिस पे केस चल रहा है और कोर्ट ने मना किया है विदेश जाने के लिए, देश छोड़ के जाने से अगर कोर्ट ने मना किया तो वो नहीं जा सकता। इसके बाद अगर कोई माइनर है 12 से ऊपर लेकिन 18 से कम, तो वो उस केस में जो है वो बच्चा माइनर कहलाएगा और माइनर में पेरेंट्स या लीगल गार्जियन का जो है वो ऑर्डर या उनका जो कंसेंट है, उनका अग्रीमेंट जो है कि हाँ मैं राज़ी हूँ मेरा बच्चा जाए, तो ऐसे ही केस में जो है वो जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। अब आइए पॉइंट नंबर 6 समझते हैं, लेडीज ट्रैवलिंग विदाउट देयर महरम्स। लेडीज ट्रैवलिंग विदाउट देयर महरम्स जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं LWM, लेडीज विदाउट महरम। और लेडीज विदाउट महरम जो है ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से अलग अलग चलता है। ठीक है। लेडीज एज्ड 45 और अबव, कोई भी अगर लेडीज विदाउट महरम के ग्रुप में जाना चाहती है तो उनका मिनिमम एज शुड बी 45 से 60 का एज होना चाहिए। अगर वो 65 का एज हो जाता है तो वो फिर लेडीज़ विदाउट महरम 65 प्लस हो जाएगा, फिर उनको एक कंपेनियन चाहिए होगा। ठीक है। आइए अब कवर साइज में आ जाए। 7 नंबर पॉइंट, कवर साइज में बोला गया है कि हर ग्रुप में मिनिमम एक हाजी या एक एप्लीकेंट और मैक्सिमम 5 होंगे। अब ये जो 5 अडल्ट्स हैं इसके साथ साथ, अच्छा यहाँ पे बच्चे वाला जो ऑप्शन था वो हट चुका है। ठीक है, वो इन्फेंट्स वाला हट चुका है क्योंकि 12 से कम के जितने भी है उनका एप्लीकेशन नहीं होगा। तो अब जो है कवर नंबर, हमेशा जो कवर आप देखेंगे वो कोई भी स्टेट होगा, स्टेट के बाद डैश होगा, फिर आपका एक सीरियल नंबर होगा, फिर डैश होगा, फिर आपके ग्रुप में जितने लोग हैं 1 2 3 4 5, फिर डैश होगा, फिर 0 होगा। वहाँ पे डैश के बाद 0 के अलावा 1 2 3 नहीं होगा। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ कवर ओनली फैमिली मेम्बर्स एंड नियर रिलेटिव्स। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया
के तरफ से हर बार बोला जाता है कि जब भी आप अपना कवर बनाते हैं, अपना ग्रुप बना रहे हैं, तो हो तो ये रहा है कि जो भी आपका ग्रुप है, आप हो सकता है कि सऊदीया में आप पहुंच जाए और वहां पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने जान पहचान वालों से अलग कर दिया जाए, हो ही सकता है। लेकिन जब आप अपने ही फैमिली मेम्बर्स या अपने ही पहचान वालों, अपने ही रिलेटिव्स को एक कवर में रखते हो, तो वहाँ अलॉटमेंट कवर वाइज होता है, तो अपने लोग जो है बिछड़ेंगे नहीं, वो साथ में रहेंगे। इसके लिए ये बोला जाता है कि आप जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को ही अपने कवर में रखें। उसके बाद आता है सॉलम डिक्लेरेशन। यहाँ पे 2 सॉलम डिक्लेरेशन आपको दिखेगा। पहला सॉलम डिक्लेरेशन है 65 और अबव। इसका जो पॉलिसी है, इसमें आपको साइन करना होता है जो भी एप्लीकेंट्स हैं, और वो ये भी इसमें मेंशन होता है कि मैं इनको अपना कंपेनियन के तौर पे ले जा रहा हूँ, और जो कंपेनियन जा रहे हैं उनको भी यहाँ पे साइन करना होता है कि मैं इनके कंपेनियन के तौर पे जा रहा हूँ। सॉलम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में जो भी सॉलम डिक्लेरेशन होता है, इसमें एक चीज़ जो है वो कंपलसरीली है, वो ये है कि मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से अगर हज कर रहा हूँ, और तो मैं ये भी बात ध्यान में रखता हूँ कि मैं वंस इन अ लाइफ टाइम ही हज करूँगा। ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन होता है। यहाँ देखिए, वंस इन अ लाइफ टाइम हज थ्रू हज कमेटी ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात करें, ड्यूरिंग एप्लीकेशन या ड्यूरिंग कुर्रा सिलेक्शन के टाइम पे भी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो 65 प्लस कैटेगरी का होता है। 65 प्लस कैटेगरी, और उसके बाद लेडीज़ विदाउट महरम 65 कैटेगरीज, उसके बाद लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरीज, जिसमें लेडीज़ का जो एप्लीकेंट्स का जो एज है वो एज 45 से 65 होना चाहिए, और उसके बाद जो है सबसे आखिर में है जनरल कैटेगरी। इसके बाद है 65 और अबव एज एप्लीकेंट। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसे एप्लीकेंट है जो लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरी नहीं है, उनके ग्रुप में सभी है, मेल्स भी है, फीमेल्स भी है, 65 अबव है, तो और अगर वो कंपेनियन ले जाना चाहते हैं, तो उनका जो कंपेनियन है, द कंपेनियन हैज़ टू बी हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, नेफ्यू एंड नीस। इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इनका एज कैटेगरी 18 से 60 के बीच होना चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। उससे अलावा जो है कुछ अप्रूव नहीं किया जाएगा, कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है इफ़ हस्बैंड एंड वाइफ आर ट्रैवलिंग, हस्बैंड और वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों का एज 65 है, एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे, एप्लीकेशन वो नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी एक का एप्लीकेशन देते हैं 65 प्लस, तो वहाँ पे एप्लीकेशन में उनसे पूछा जाता है कि कंपेनियन कौन, और कंपेनियन में आप किसी दूसरे 65 प्लस का नाम अगर देंगे तो वो सिस्टम लेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके घर से एक 65 प्लस कोई एप्लीकेंट जा रहा है, तो एक आपको बिलो 60 देना ही है। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 2 लोग बिना 65 आपको देना ही है। ठीक है, इसके बाद आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा की अगर हम बात करें, तो कोटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले तो कोटा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ये बता दिया था कि 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया रखती है, 30% जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दे देती है। इसके बाद जो 70% बचा है, उसमें से जो रेशियो है वो रेशियो है कोटा फॉर स्टेट हज इंस्पेक्टर्स इन द रेशियो ऑफ 1 SHI, एक स्टेट हज इंस्पेक्टर फॉर 150 हाजी। 150 हाजियों पे एक स्टेट हज इंस्पेक्टर का सीट कटेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग सीट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, और ये धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद आइए कुर्रा, पॉइंट नंबर 14। कुर्रा क्या है? कुर्रा है रैंडम डिजिटल सिलेक्शन। ठीक है, रैंडम कहाँ गया ये वर्ड जो भी हो, तो ये सिलेक्शन वर्ड है, ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये सिस्टमैटिक है, ये कंप्यूटर बेस्ड जो है होता है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमने बहुत पहले एप्लीकेशन किया, हमारा नाम नहीं आया। मैंने बार बार ग्रुप में यही बात बताया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बहुत बार लोगों को बोला कि जैसे ही एप्लीकेशन शुरू होती है 7 तारीख, आप एप्लीकेशन करना शुरू ना कर दें, टेक्निकल इश्यूज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने पिछले 2023-24 के भी मैंने एक एग्जांपल बताया, एक हाजी साहब का, जिन्होंने लास्ट डे को एप्लीकेशन किया, लास्ट डे एकदम लास्ट मोमेंट पे उनका सिलेक्शन हो गया कुर्रा में। उनसे बहुत पहले बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा, बहुत सारे लोगों का हुआ, बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ।
तो मेरे कहने का मतलब है कि टाइम डज नॉट मैटर, आप कब एप्लीकेशन कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये आपको याद रखना है कि लास्ट डेट से पहले पहले आपका एप्लीकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। और टेक्निकल इशू से बचने के लिए तो आपको जब भी फॉर्म रिलीज हो उससे कुछ दिन तो आप रुक जाएं, 2-4 दिन 6 दिन रुक जाएं, उसके बाद आप फॉर्म भरें, तो आपको फॉर्म भरने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और सब कुछ आपके लिए जो है बेहतर रहेगा। इसके बाद अगर प्रिंसिपल ऑफ कुर्रा की बात करें कि कुर्रा में सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो भी उसका भी सेम केस है कि सबसे पहले प्रायोरिटी मिलता है 65 अबव और लेडीज़ विदाउट मैरम 65। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में लेडीज़ विदाउट मैरम को प्रेफरेंस मिलेगा और आखिर में जनरल कैटेगरी को प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जनरल कैटेगरी वाले लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 65 प्लस में जितने हैं पहले उनको सिलेक्शन दिया जाता है, उसके बाद में लेडीज़ विदाउट मैरम में जाते हैं उसको सिलेक्शन दिया जाता है और उसके बाद जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जनरल वेटिंग लिस्ट जो है वो सीरियल वाइज चलता है, इस पर मैं किसी और दिन बताऊंगा। रूल्स ऑफ कैंसिलेशन एंड रिफंड्स, इस साल जो है इसको चेंज किया गया, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि ओनली इन केस ऑफ सीरियस इलनेस, सीरियस कोई बीमारी है या किसी का डेथ हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, उसके अलावा कैंसिलेशंस करेंगे तो पहली बात है कैंसिलेशंस अप्रूव नहीं होंगी, और अगर करा देते हैं, अगर हो जाती है तो वहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो आपको कटेगा, ठीक है। पेमेंट्स बाय पिलग्रिम्स जो भी पेमेंट करेंगे उसके लिए जो है आपको एक स्पेशल यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर मिलता है पेमेंट करने के लिए। और पेमेंट आप 2 मोड में कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में जो है आप कुछ बैंक्स हैं उसके डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, उससे आप कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैंक, अगर ऑफलाइन पेमेंट बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनसे जो है इनकी जो रिसीट्स है वो रिसीट्स आप वेबसाइट से डाउनलोड करके आप जो है कैश लेकर के बैंक पे जा सकते हैं, कैश या चेक लेके जा सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट कैसे होगा उसको भी मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद है कैंसलेशंस में ये क्लियर किया गया है कि अगर आप टाइम पर या अगर आप सही तरीके से कैंसलेशन फॉर्म या अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगा। तो अगर आपको कैंसिल करना है तो उसको जो है आपको कैंसलेशन लेटर प्रोवाइड करना होगा अपने स्टेट हज कमेटी को, यूनियन टेरिटरी के हज कमेटी को, और उसके बेसिस पे जो है आपका पेमेंट जो है आपको अमाउंट डिडक्ट करके, कुछ अमाउंट डिडक्ट करके आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अकोमोडेशन। व्हाट इज अकोमोडेशन? वहाँ जो आप स्टे करेंगे, आपका हज जो है 40-45 डेज का टेन्योर का आपको मिलता है, तो वो जो 40-45 डेज है, हज इज ऑफ ओनली 5 डेज, तो बाकी के जो दिन है वो उसके लिए आपको स्टे करना है। तो स्टे के लिए जो है आप जद्दा में अजीज़िया में आप ठहरेंगे, तो अजीज़िया में ठहरने के लिए जो है चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप स्टे कर रहे हैं तो आपको चार्जेस लगेंगे। यहीं पे एक दूसरा ऑप्शन है, दैट अदर ऑप्शन इज़ रुबात फैसिलिटीज़ भी अब प्रोवाइडेड है वहाँ पर। तो अगर आप में से कोई भी रुबात फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो पहले आप ये देखें कि क्या ये फैसिलिटी आपके लिए है। अगर है तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो रुबात के जो काउंटर्स है या सेंटर्स हैं, सॉरी नॉट काउंटर्स, सेंटर्स है, वहाँ से आपको जो है सर्टिफिकेट्स निकलवाने पड़ेंगे और फिर उसको जब आप प्रोवाइड करेंगे हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में, तो आपका जो है अकोमोडेशन का जो चार्ज आपसे लिया गया था वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद जो है आपको ये बनाना होता है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो रिसीट है उसके साथ आपको देना होगा। इसके बाद हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड फॉर सेलेक्टेड पिलग्रिम्स ओनली, ये जो है फ्लाइट से पहले पहले वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन के साथ आपको दिया जाएगा। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। इसके बाद है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इनोकुलेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, क्वाड्रुपल इनोकुलेशन, ठीक है। तो ये जो है ये वैक्सीन भी जो है आपको जाने से पहले मिलेगी, उसके बाद ही आपको हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड जो है वो दिया जाता है। ओरियल पोलियो वैक्सीनेशन, ये भी आपको दिया जाता है वैक्सीनेशन। इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट, एम्बार्केशन पॉइंट। एम्बार्केशन पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ से आपकी फ़्लाइट्स या आपके आउटवर्ड फ्लाइट्स जो है वो निकलेंगे और आपने जिस भी पॉइंट को अपने एम्बार्केशन पॉइंट के तौर पे सेलेक्ट किया है, आपका रिटर्न फ्लाइट भी वहीं आएगा। लास्ट ईयर तक 20 एम्बार्केशन पॉइंट थे, इस साल उसको भी घटा के 17 कर दिया गया है। जो एम्बार्केशन पॉइंट्स के नाम है वो है श्रीनगर, गया, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचिन, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, कन्नूर एंड कैलिकट, ठीक है। ये जितने भी एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं इनके चार्जेस एज पर द एम्बार्केशन पॉइंट एयरपोर्ट के बेसिस पे इनके चार्जेस होते हैं
और थर्ड इंस्टॉलमेंट इसी पे डिपेंड करता है। इसके बाद साथ में ये चीज़ भी ऐड कर दिया गया है कि अगर अगर किसी और एयरपोर्ट या किसी और लोकेशन के बहुत सारे हाजी अगर ये रिक्वेस्ट करे कि वो जो है ये 17 में से किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट में नहीं जाना चाहते, तो और वो किसी दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट से जाना चाहते हैं और इसका नंबर जो है एप्लीकेशन का नंबर अगर ज़्यादा होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ में मिल करके इसकी भी अरेंजमेंट करवाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो हज के लिए जो भी इंडिया से जो लोग जाते हैं उनका स्टे जो है 40 to 45 डेज होगा। इसके बाद है शॉर्ट हज पैक, इसको समझिएगा। शॉर्ट हज पैकेज जो है ये इसका जो ड्यूरेशन है 20 डेज़ का है, 20 दिन का पैकेज होगा। और इसमें ये ऐसे समझिए कि ये एक ट्रायल चल रहा है, ठीक है। इसमें जो है 10,000 पिलग्रिम्स के लिए अभी सीट्स दिया गया है, कोटा साइड किया गया है। और अगर ये सक्सेसफुल होगा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो सीट्स है इसको बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल हो तो। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये जो 20 डे हज पैकेज है, द चार्जेस इज़ गोइंग टू बी रेलिवेंटली सेम। चार्जेस जो है वो सेम होंगे या फिर थोड़ा ज़्यादा ही हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग कम दिन रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कम दिन रहे तो हम पैसा कम देंगे। ओवरऑल अगर देखेंगे तो चार्जेस जो हज कमेटी ऑफ इंडिया को लग रही है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम ओनली। उसके अलावा जो है अगर आप जैसे बाकी हाजी जो है वो 40 से 45 दिन स्टे करके वो निकल रहे हैं तो उसका अरेंजमेंट उसी हिसाब से होता है। अगर इसके बीच में अगर कोई कहें कि नहीं हमको 20 दिन के बाद ही निकलना है तो अरेंजमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो जब अरेंजमेंट एक्स्ट्रा होता है तो चार्जेस ऑब्वियसली एज पर माई मेरे नॉलेज या मेरे आइडिया के हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो चार्जेस विल बी हायर इसमें एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पैकेज। इसका चार्ज जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके बाद बोलते हैं अगर 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, मान लीजिए 10,000 एप्लीकेशन हुए तो जिन लोगों ने शॉर्ट हज का अप्लाई किया था सबका शॉर्ट हज सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हुए तो ऐसे केस में इसका भी अलग से कुर्रा होगा और इसमें भी अलग से वेटिंग लिस्ट चलेगा, ठीक है। और शॉर्ट हज के लिए जो एम्बार्केशन पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं वो देख लीजिए, सिर्फ 7 एम्बार्केशन पॉइंट्स आर देयर। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोचिन एंड अहमदाबाद। इसके अलावा कोई भी एम्बार्केशन पॉइंट या किसी और स्टेट के जो भी हाजी हैं अगर वो शॉर्ट हज करना चाहते हैं तो उनको यही 7 में से किसी एक एम्बार्केशन पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद बोलते हैं पॉइंट नंबर 28, इन केस ऑफ डेथ, किसी भी हाजी का अगर सऊदी अरब में डेथ हो गया तो उनका तदफीन जो है वो वहीं हो जाएगा और ओरिजिनल जो डेथ सर्टिफिकेट है वो उनके फैमिली मेम्बर को भेज दिया जाएगा थ्रू कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हज सीजन। हज सीजन ख़त्म, डेथ सर्टिफिकेट उनके घर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 29, अदाही और कुर्बानी जो है, कुर्बानी हज के टाइम पे कुर्बानी किया जाता है। और ये जो कुर्बानी करने के लिए एक बॉडी है, बॉडी का नाम है अदाही। और ये अदाही या इस बॉडी से अगर आप कुर्बानी करते हैं तो आपको जो है अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में ही जोड़ करके आपको दे देने होंगे। और वहाँ पे जो है किसी भी तरीके से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी जानवर ढूंढने का, जानवर देखने का, पसंद करने का, या जानवर को काटा हमने या उसका गोश्त क्या करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे जो है आपको हज की 5 दिनों से पहले जो आप रवानगी होगी आपकी 7 तारीख को, 7 या 8 को, उससे पहले जो है आपको अदाही का एक कूपन मिल जाएगा और उस कूपन में कुछ सीरियल नंबर होगा। उस सीरियल नंबर को आपको जो है वेबसाइट पे सर्च करना है और आपको जो है आपको लाइव स्टेटस मिल जाएगा कि आपका कुर्बानी हुआ या नहीं। अगर हो गया तो आप हल करा लेंगे, नहीं हुआ तो आपको इंतज़ार करना होगा। इसके बाद है लीगल स्टेटस ऑफ द पिलग्रिम। ये बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हमने पिछले साल भी देखा, 2024 में भी, 2025 में भी, कि हाजियों को जब परेशानी होती है तो वो कहते हैं कि हम ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं, जाएंगे तो वहाँ जाके कंप्लेन करेंगे। इस बात को क्लियरली समझिए, सभी को आप सब समझिए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करती है, पैसा नहीं बना रही है, ना ही अपने पॉकेट से देगी, ये बात आप समझिए। अब इसके साथ जो है एक चीज़ और समझना होगा कि जितना भी यहाँ पे क्लियरली बोला गया, नथिंग एक्स्ट्रा इज बीन चार्ज फ्रॉम द पिलग्रिम एक्सेप्ट द मिसलेनियस ड्यूज टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ड्यूज ऑफ द स्टेट और यूनियन स्टेट हज कमिटीज
एज प्रोवाइडेड इन द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मिसलिनियस ड्यूज है, छोटे से छोटे ड्यू भी है, जो कुछ भी है वो सारा कुछ जो है हाजी खुद ही पे कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट में ये मेंशन किया गया है। इसके बाद बोलते हैं कि हज कमेटी एज सच डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लोग बोलते हैं कि हम कंज्यूमर फोरम में जाके केस कर देंगे, ये उसकी कैटेगरी में ही नहीं आ रहा, तो जब आ ही नहीं रहा आप केस क्या करोगे। ठीक है, इसके बाद है द पिलग्रिम्स देयरफॉर कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन। हज कमेटी ऑफ इंडिया से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू जो है कोई कंपनसेशन आप ले नहीं सकते। इसी के साथ साथ इसके साथ और एक चीज़ बोला गया कि आप किसी भी तरीके से हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी कंप्लेंट या केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट हज इंस्पेक्टर। स्टेट हज इंस्पेक्टर्स आर दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे आर द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिनको रेस्पेक्टिव स्टेट हज कमेटी जो है एज इंस्पेक्टर्स या इससे पहले खादिमुल हुज्जाज के नाम पर रेडी करके उनको भेजा जाता था, ये वो लोग हैं। इसके बाद है पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स, जितने भी लोग जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जिनको स्पेशल नीड है, जिनको स्पेशल असिस्टेंस है, इनके बारे में यहाँ पे बोला गया है द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हु कैन नॉट ट्रैवल अलॉन एज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटीज। उनको क्या चाहिए, उनको रिपीटर्स भी परमिटेड होगा। ठीक है, इन लोगों के लिए रिपीटर्स में भी परमिटेड टू बी देयर कंपेनियंस। उसके बाद ही और शी शुड बी द ब्लड रिलेटिव और स्पाउस ऑफ सच अ पर्सन। अगर कोई ऐसे हैं जिनको स्पेशल नीड्स है तो उनको जो है अगर उनका ब्लड रिलेशन में है वही चाहिए। गांव से किसी को भी ले लिया और ग्रुप में ऐड कर दिया नहीं, या किसी को भी चलो हज पे जाना था तो चलो हमने ग्रुप में ऐड करवा दिया, नहीं। इट शुड नॉट बी एज सच, बिकॉज आपके जो ब्लड रिलेशन है वही आपको ऐसे केसेस में खिदमत करेंगे। कोई और होगा तो वो साइड हो जाएगा, उसको जाने से मतलब है, वो पहुंचने के बाद में बोलेगा हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए ये सबसे लास्ट जो लाइन है, इस लाइन को समझिए और उसके बाद ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर बनाएंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इसको समझिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स जजमेंट डेटेड अप्रैल 2016 16 अप्रैल 2013, 16 अप्रैल 2013 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है, किसको, सभी कोर्ट्स को एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट खुद को नहीं बोल सकता, लेकिन उसके अलावा इंडिया के जितने भी कोर्ट्स है सबको ये बोल दिया है कि कोई भी कोर्ट हज कमेटी या हज के जो प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि ना आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और ना ही आप किसी भी कोर्ट में जाकर के आप बोल सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ गया कि हज पॉलिसी में क्या कुछ है। और उसके बाद जो है अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया, आपको कुछ लग रहा है कि नहीं ये गलत हो गया, तो उसको आप चेंज कर लें, आप डिलीट होल ग्रुप करके आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ एडिट का ऑप्शन भी होगा, आप एडिट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।